हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज से हम अपने इस चैनल ब्रेन कैनवस पर एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों को अलग अलग क्लासेस के एसएसटी और इंग्लिश के चैप्टर्स समझाऊंगी। और हम इन चैप्टर्स को कुछ ऐसे फन तरीके में पढ़ेंगे कि आपके लिए चैप्टर्स पढ़ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाए। आपको हिस्ट्री के और जो हमारे एसएसटी के चैप्टर्स होते हैं, इंग्लिश के चैप्टर्स होते हैं, वो बोर ना लगे और आपको वो चैप्टर्स अच्छे से याद रहे। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी क्लास 8th की इंग्लिश का एक नया चैप्टर, जो कि हमारी यूनिट 1 का है। हमारी यूनिट 1 का नाम है विट एंड विजडम, जिसका आज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है द विट दैट वोन हर्ट्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि विट का मतलब क्या होता है और विजडम का मतलब क्या होता है। तो विट और विजडम का जब हम मतलब देखते हैं बच्चों, तो उन दोनों का मतलब सेम ही निकलता है कि समझदारी, कोई बंदा चालाक है, बुद्धिमान है, तो इसका मतलब सेम निकलता है। तो हमारा चैप्टर जो है, हमारी जो पूरी यूनिट है, वो समझदारी के बारे में ही है कि कैसे समझदारी काम आती है, या कैसे हम चीज़ों का मीनिंगफुल मतलब निकालते हैं, कैसे हमारी इंटेलिजेंस काम करती है। यही हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। यूनिट के हमारे जितने भी चैप्टर्स पोम होंगे उन सब में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे पहले चैप्टर से, जो है द विट दैट वॉन हर्ट्स। इसका मतलब हुआ कि ऐसी एक समझदारी का किस्सा जिसने सबका दिल जीत लिया। तो सबसे पहले बात आती है कि विट और विजडम, इन दोनों का मतलब क्या होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया इन दोनों का मतलब सेम ही होता है, जो कि है मेंटल एबिलिटी, कि हम अपने जो आइडियाज हैं उन्हें क्लेवर तरीके से, मतलब एक अच्छे तरीके से, इमेजिनेटिव वे में और एक बढ़िया तरीके से लोगों को एक्सप्रेस कर सके। और इन दोनों का मतलब होता है मिलके, टुगेदर दे मीन, मतलब एक साथ जब हम दोनों को पढ़ते तो इसका मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना एक स्मार्ट सोल्यूशन के साथ। किसके साथ? एक स्मार्ट सोल्यूशंस के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक एक्टिविटी करेंगे। तो आप लोग देखोगे जब हम पढ़ेंगे तो हम बीच बीच में कुछ एक्टिविटीज, फन क्वेश्चन आंसर्स भी रखेंगे, जिससे क्या होगा, आप लोगों को चैप्टर बोरिंग नहीं लगेगा। और जब हम एक्टिविटीज करते हैं ना, तो हमें मजा आता है कि हाँ, इसको कैसे करना है, उसको कैसे करना है। तो ये हमारी इस चैप्टर की पहली एक्टिविटी है। ठीक है, ये एक्टिविटी हमें क्या बोलती है, हमें कुछ क्वालिटीज सिलेक्ट करनी है पर्सन्स की, मतलब जो इंसान में हम सोचते हैं कि क्वालिटीज होनी चाहिए। जो विट मतलब समझदारी का, अपनी बुद्धि का यूज करता है नीचे दी गई क्वालिटीज में से। तो हमारे पास पहली क्वालिटी आती है वाइस। पहली है वाइस, दूसरी है सीरियस, तीसरी है क्लेवर, फोर्थ है पावरफुल, फिफ्थ है ह्यूमरस, सिक्स्थ है स्टबर्न, सेवेंथ है करेजियस, एट्थ है ऑब्जर्वेंट, नाइन्थ है चार्मिंग, टेंथ है क्रिएटिव, 11th है पंचुअल, 12th है कॉन्फिडेंट एंड लास्ट है हमारी एनर्जेटिक। तो ये अलग अलग क्वालिटीज है। वाइज मतलब चालाक, बुद्धिमान। सीरियस मतलब वो हर सिचुएशन में, मतलब जो हंसी मजाक वाले हो, इसमें हंसी मजाक नहीं करता, वो हर चीज को सीरियसली लेता है। ठीक है। क्लेवर मतलब ये भी चालाक होता है। पावरफुल मतलब ताकतवर होना। ह्यूमरस मतलब हर चीज को मजाक के वे में लेना, समथिंग लाइक दिस। स्टबर्न मतलब जिद्दी। करेजियस मतलब जिसमें बहुत ज्यादा हिम्मत हो। ऑब्जर्वेंट मतलब जो हर एक छोटी छोटी चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करता है। चार्मिंग मतलब जो सुंदर हो। क्रिएटिव मतलब जो नई नई इमेजिनेटिव आइडियाज ढूंढता है, नई नई क्रिएटिविटी करता है ये। पंचुअल मतलब जो टाइम का पाबंद हो। कॉन्फिडेंट मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंट मतलब जिसे अपने आप के ऊपर पूरा भरोसा होता है कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता। एनर्जेटिक मतलब बहुत फुर्तीला, जिसमें बहुत एनर्जी हो। ठीक है, तो आप लोगों को क्या लगता है इसमें से कौन कौन सी क्वालिटीज उस इंसान की है जो अपनी बुद्धि का यूज करता है? ये नीचे कमेंट्स में लिखो जल्दी जल्दी। और इस एक्टिविटी के आंसर्स आपको नीचे कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप अपना आंसर कमेंट करो, फिर पिन कमेंट्स में से चेक करो कि आपका आंसर सही था या गलत था। आगे बढ़ते हैं। तो ये चैप्टर किस बारे में, जो हमारा चैप्टर है द विट दैट वॉन हर्ट्स, ये किस बारे में है? इस चैप्टर में हम किस बारे में बात कर रहे हैं, तो हम देखते हैं। तो ये जो स्टोरी है ये बताती है कि कैसे एक पर्सन की जो इंटेलिजेंस थी, मतलब कैसे एक पर्सन की इंटेलिजेंस
और उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब उसने जिस हिसाब से अपना माइंड का यूज करा उसको दूसरे लोगों से प्यार लव मतलब प्यार और रिस्पेक्ट मतलब इज्जत मिली। तो ये स्टोरी एक इंसान के बारे में जिसने अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड से मतलब अपनी चालाक बुद्धि से अपनी समझदारी से दूसरों का दिल जीत लिया। तभी इस चैप्टर का नाम है द विट दैट वोन हर्ट्स मतलब एक ऐसी समझदारी का किस्सा जिसने लोगों का दिल जीत लिया। तो इस कहानी में कैरेक्टर्स तो हम पढ़ेंगे पर जो मेन हमारे 3 कैरेक्टर्स है वो ये 3 है। कौन कौन? महाराजा या फिर किंग कृष्णदेव राय, तेनाली रामकृष्ण और तिरुमलम्बल। अब इसमें से आप लोगों ने नाम सुने सुने लग रहे होंगे। तो आप लोगों को याद होगा टीवी पे एक शो आता था तेनाली रामा का। हाँ, तो ये चैप्टर उसी तेनाली रामा की एक कहानी है। तो महाराज कृष्णदेव राय आप सबको पता है, आप सबने उस शो में देखा होगा तेनाली राम। और तिरुमलम्बल कौन थी? वो महाराजा कृष्णदेव राय की एक रानी थी। ठीक है, अब बात आती है कि किंग कृष्णदेव राय कौन थे। तो वो किंग ऑफ विजयनगर थे, विजयनगर के राजा थे और उनका जो एरा होता था उसे गोल्डन एरा के नाम से जाना जाता था। वो इतने अच्छे महाराज थे, गिफ्टेड पोएट थे वो, मतलब बहुत अच्छे कवि थे। उनके फेमस वर्क्स जो हैं जो आपको चैप्टर में दे रखे हैं वह अमुक्त मलयाद और एक संस्कृत ड्रामा है जो है जम्बावती परिणायाम। तो ये उनके कुछ फेमस वर्क्स हैं और मैंने आपको बता दिया कि उनका जो पीरियड होता था उसे किस नाम से जाना जाता था? गोल्डन पीरियड के नाम से। ठीक है, आगे बढ़े। उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ आया होगा। ये अभी हम चैप्टर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन जान रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक आप लोगों के लिए कृष्णदेव राय जी की इमेज लगा दी है जिससे आप और इमेजिन कर पाओ अच्छे से जब हम ये स्टोरी पढ़ेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जब आप लोग चैप्टर पढ़ोगे तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको अपने आप समझ आने लगेगा। तो पहला क्वेश्चन है व्हाई आर क्वालिटीज लाइक ह्यूमर एंड विट इम्पोर्टेंट इन अ पर्सन। मतलब कोई भी एक व्यक्ति होता है उसमें समझदारी का और ह्यूमर मतलब होता है चीजों को अच्छे से समझ लेना। ये सब चीजें क्यों जरूरी होती है? क्या लगता है क्यों जरूरी होती है? इसलिए जरूरी होती है ताकि जो भी कोई सीन चल रहा हो या फिर जो भी कोई इंसिडेंट है, कुछ प्रॉब्लम्स है, वो उसे अच्छे से समझ के सॉल्व कर सके। अगला है व्हाई डू यू थिंक किंग्स एंड क्वींस प्रेफर टू हैव विटी पीपल अमंग देयर कोर्टियर्स। कोर्टियर्स होते हैं जो राज्यसभा में उनके मंत्री और बाकी के लोग बैठे होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कोर्टियर्स। अभी बोलते हैं जो राजा महाराजा होते थे या राजा रानी होती थी वो अपने समझदार लोगों को ही कोर्टियर्स क्यों रखते थे? अपने मंत्रियों में, अपनी सभा में समझदार लोगों को ही क्यों रखते थे? क्या लगता है क्यों रखते होंगे? ऑब्वियस सी बात है ताकि जब भी कोई प्रॉब्लम आए, मुसीबत आए, वो उन्हें कैसी सलाह दे? अच्छी सलाह दे। अगला क्वेश्चन, अगर आपको दो लोगों के बीच कोई डिसएग्रीमेंट क्या होता है? दो लोगों की अगर किसी एक सेम टॉपिक पे राय अलग अलग है तो उसे हम बोलते हैं डिसएग्रीमेंट। अगर किन्हीं दो लोगों के बीच आपको डिसएग्रीमेंट सॉल्व करना है तब कौन से अप्रोच यूज करोगे? अब देखो ये तो सबका अलग अलग डिपेंड करता है। कोई कहेगा मैं दोनों की बातें सुनूंगा या सुनूंगी, जिसकी बात मुझे सही लगेगी मैं उसका सपोर्ट करूंगा और दूसरे को समझाऊंगा। कोई कहेगा मैं कोई नया तरीका ढूंढूंगा। जैसे एक कहानी पढ़ी थी ना बच्चे वाली, जो हिंदी में आप लोगों ने पढ़ी होगी शायद, कि दो औरतें लड़ती है, मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। पर फिर महाराज क्या करते हैं कि उन्होंने अपने एक तरीका निकाला कि बच्चे को खींचो और जिसके पास बच्चा है, और उनसे उन्हें पता चल गया जिसने बच्चे को छोड़ दिया वो उसके असली माँ है क्योंकि वो अपने बच्चे को दर्द में नहीं देख सकती थी। तो ऐसे सब अपने अपने अलग अलग तरीके यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन में आए जहाँ पे एक स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब गलत फैमिली कि आपको आपके दोस्त ने कुछ और बोला, दूसरा दोस्त ने आके आपको बोला कि वो तो तेरे बारे में ऐसा बोलता है और वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, तो दूसरे ने आपके बीच गलत फैमिली कर दी और उसकी वजह से आप दोनों में लड़ाई हो गई। तो अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंसो तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे? तो कहीं ना कहीं इन क्वेश्चन से आपको अंदाजा लग रहा होगा कि चैप्टर में भी ऐसा ही कुछ है कि महाराज के दरबार में कोई विटी पर्सन होगा जिसने महाराजा की हेल्प करी होगी या फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करी होगी या छोटी सी गलत फैमिली में कोई बड़ी प्रॉब्लम डाल दी होगी। तभी तो हमें चैप्टर से पहले ही बोलेंगे कि इन क्वेश्चन पे आप एक बार जरा सोचो ताकि जब आप आगे चैप्टर पढ़ोगे आपको चैप्टर अच्छे से समझ आए। ठीक है, आगे बढ़े। तो यहाँ से अब हम अपना ऑफिशियली चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो विजयनगर का एम्पायर था रेनॉन्ड मतलब बहुत अच्छे से जाना जाता था आसपास के लिए। उसकी ग्लोरी मतलब आन बान शान, वेल्थ मतलब पैसे के लिए, और कल्चरल अचीवमेंट्स मतलब जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे उनके लिए या जो उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां थी
उसके लिए। अमंग इट्स मैनी इलस्ट्रियस रूलर्स, इलस्ट्रियस मतलब महान और जो बहुत जाने गए हो, उन रूलर्स में महाराज कृष्णदेव राय थे जिन्होंने रूल किया था 1509 से लेके 29 सीई तक। पहले अब तो हम क्या करते हैं, हमारी सेंचुरीज आई है कि हम बोलते हैं 2019 2020, पर पहले सीई बीसी ऐसे टाइम्स चलते थे, तो ये उस वक्त का टाइम था। तो वो एक बहुत ही अच्छे, वाइस मतलब होते हैं समझदार, और पावरफुल मतलब ताकतवर राजा थे। उनका जो रीन था, उनका रीन इज मतलब उनका जो राज्य करने का काल था, उसको गोल्डन एरा ऑफ विजयनगर एम्पायर भी बोले जाते हैं। अब आप लोग सोचेंगे विजयनगरा क्यों लिखा है, तो कभी कभार ऐसा होता है कुछ हिंदी वर्ड्स को जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो इसके आगे हम एक्स्ट्रा ए लगा देते हैं, हम इसे प्रोनाउंस विजयनगर ही करेंगे, ठीक है। तो वहां पे आर्ट मतलब कलाकृति, लिटरेचर मतलब साहित्य, आर्किटेक्चर मतलब जो बिल्डिंग्स वगैरह बनती है ना, उनका जो डिजाइन होता है, ये सब बहुत फ्लोरिश हुई। अ ग्रेट पैट्रन ऑफ लर्निंग कृष्णदेव राय, पैट्रन मतलब सपोर्टर्स, कृष्णदेव राय सीखने को हमेशा सपोर्ट करते थे। वो एक एमिनियंट वॉरियर नहीं थे पर एक गिफ्टेड पोइट भी थे। एमिनियंट मतलब फेमस, मतलब जो बहुत जाने जाते, मतलब वो सिर्फ अपनी जंग के लिए जाने नहीं जाते थे, वो एक अच्छे पोइट भी थे। और इनके मैंने आपको वर्क के बारे में बताया, उनके जो फेमस वर्क है, ठीक है। ये चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी जब मैंने आपको महाराजा कृष्णदेव राय का इंट्रोडक्शन दिया था। आगे बढ़े तो ये महाराजा कृष्णदेव राय का एक कोर्ट सीन है। ये महाराजा कृष्णदेव राय बैठे हैं और ये उनके सारे मंत्री बैठे हैं, 4 इधर और 4 इधर। ऐसा आप महाराजा कृष्णदेव राय का कोर्ट सीन इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि कृष्णदेव राय के कोर्ट में 8 सेलिब्रेटेड पोइट्स थे, मतलब 8 ऐसे कवि थे जिनको बोला जाता था अष्टदिग्गज। क्या बोला जाता था? अष्टदिग्गज। तो जो हमने पीछे इमेज देखी ये वाली, तो ये कृष्णदेव राय और इनकी ये अष्टदिग्गज है, ठीक है। और उनमें अल्सानी पेडाना और तेनाली रामकृष्ण भी थे। तो ये जो उनके 8 कवि थे उसमें से 2 कवि ये लोग भी थे। तो तेनाली रामकृष्ण किसने जाने जाते हैं? उनके क्विक विट और ह्यूमर से, मतलब जो उनकी चालाक बुद्धि है मेन, तो वो उसकी वजह से जाने जाते हैं, जिसकी वजह से उनको महाराजा के दरबार में एक अच्छी पोजीशन मिली। एज ए कवि तो मिली ही, पर उनके एक सलाहकार के रूप में भी मिली। उनके जो क्लेवर सोल्यूशंस थे, मतलब वो जिस हिसाब से प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देते थे, वो इनसरमाउंटेबल, मतलब उनको कोई हरा ही नहीं सकता था। इनसरमाउंटेबल होता है अनडिफीटेबल, जिसका कोई तोड़ ही ना हो। तो उनको पूरे राज्य में वो बहुत फेमस थे, ठीक है। आगे बढ़े तो इवन द वाइजेस्ट रूलर फेस मोमेंट्स ऑफ डिसहार्मनी, मतलब डिसहार्मनी मतलब आपस में शांति नहीं रहना। डिसहार्मनी मतलब होता है कि जब आप शांति से रहते हो और कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से आपके बीच थोड़ी लड़ाई झगड़ा हो जाए, सब बोलते हैं डिसहार्मनी। तो इसी के बारे में है कि जो कितना ही चालाक राजा क्यों ना हो, उसे कभी ना कभी किसी ना किसी बात पे थोड़ी देर के लिए लड़ाई हो ही जाती है। तो ऐसे ही बोलते हैं, एक दिन राजा की लड़ाई किससे हो गई? उनकी रानी से। किसे? तिरुमलम्बल। तभी मैंने आपको बताया था ना इनका करेक्टर आएगा, क्यों? क्योंकि ये कहानी ही इसी सिचुएशन पे बनी है, ठीक है। और किस बात पे? एक छोटी ट्राइबल, मतलब एक छोटी सी जिसकी कुछ ज्यादा महत्व ना, ऐसी बात पे हुई। और हफ्तों तक उन्होंने रानी से बात ही नहीं करी, और क्या उन्होंने गुस्से में रानी से मिलना भी बंद कर दिया, ठीक है। और क्या हुआ भाई, जब घर पे लड़ाई हो, आप लोगों ने देखा होगा, जब घर में मम्मी पापा की लड़ाई होती है, किसी की लड़ाई होती है, तो घर में एकदम शांति सी हो जाती है। घर में जो मस्ती माहौल वाला मूड होता है वो भी खत्म हो जाता है। आप और आपके भाई बहन भी सोचते हो क्या मम्मी पापा की लड़ाई हुई है, हम शैतानी नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो ऐसे ही वहां राजमहल में हुआ कि महाराजा और महारानी की लड़ाई की वजह से जो राजमहल हमेशा चहल पहल से खिला हुआ रहता था, वो एकदम शांत हो गया। और फोरलोन मतलब ऐसा लगने लगा कि महल में कोई है ही नहीं, इतना सन्नाटा हो गया। अब जो तिरुवलम्बल थी डिस्ट्रॉट मतलब उदास, एकदम उदास हो गई। और उन्होंने महाराजा से अपना जो उनकी लड़ाई हो रखी थी महाराजा से, उन्होंने सुलझाने की कोशिश करी, बट वो हमेशा कोशिश हार गए। अब उनके पास और कोई अल्टरनेटिव नहीं था, तो उन्होंने कहा मैं तो तेनालीरामा की मदद लेती हूँ, वो महाराजा के दरबार के इतने अच्छे पोएट भी है, इतने चालाक भी हैं, तो क्या पता वो मेरी मदद करे। तो उन्होंने क्या करा, रामा जी को बुलाया। अब तेनालीरामा आए और उन्होंने रानी की एक एक बात को ध्यान से सुना। क्यों रिकाउंटेड मतलब जब रानी ने एक एक बात बताई, तो उन्होंने हर एक इंसिडेंट डिटेल में बताया। तो उन्होंने शुरू करा कि महाराज ने ना एक कविता लिखी थी मेरे लिए,
इट वॉज फिल्ड विद वेग, वेग मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मतलब जो कुछ चीजें एकदम क्लियर ही ना हो। तो उन्होंने बोला कि जो कविता थी ना वो वेग एक्सप्रेशन से थी, मतलब मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उन्होंने क्या लिख रखा था। वो सूरज के बारे में बात कर रहे थे, चांद के बारे में बात कर रहे थे, तारों के बारे में बात कर रहे थे, आकाश के बारे में बात कर रहे थे, पर मुझे उसका कोई सेंस ही समझ नहीं आया। कभी पर होते ना कुछ भी लिख देते हो, तो उन्होंने कहा राजा कुछ तो लिख कर आए थे पर मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। अब जब उन्होंने ये कविता अपने मिनिस्टर्स को सुनाने की कोशिश करी, सबने उन्हें क्या कर दिया, अवॉइड कर दिया, सब बहाने बनाने लग गए। शाम का वक्त था तो वो मेरे पास आए, उन्होंने सोचा वो कविता मुझे सुनाएंगे, तो उन्होंने मुझे सुनानी शुरू करी। मैं इतनी थकी हुई थी, एग्जॉस्टेड मतलब थका हुआ होना, मैं पूरे दिन का काम कर करके इतनी थकी हुई थी, दैट आई योन, योन मतलब उबासी लेना, योन मतलब क्या होता है, उबासी लेना। कभी कभी होता है ना आप थक जाते हो, कोई आपसे बात भी कर रहा होता है तो आपको बासी आ जाती है, तो कह रही मैंने उबासी ले ली, और कहती ऐसा एक बार नहीं हुआ, बहुत बार मैंने उबासी ले ली। तो महाराजा को लगा कि मैं उनका अनादर कर रही हूँ, मैं उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ, उनकी कविता का, और महाराज वहां से गुस्से में चले गए। तो पहले महाराजाओं में ना बहुत वो होती थी, प्राइड, गर्व, एरोगेंस टाइप की, हो मेरी बात नहीं सुन रहा जाओ। तो महाराजा को पहले बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, तो उन्होंने कहा, ऐसे वो गुस्से में चले गए, उन्हें लगा मैं उनकी कविता का अनादर कर रही हूँ, और तब से उन्होंने मुझसे बात नहीं करी। अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होना है तो मैं महाराजा से कहती मुझे कविता किसी और दिन सुना। अब उन्होंने कहा रामा प्लीज मेरी मदद करो, तुम ही हो जो महाराजा जी को समझा सकते हो। रामा ने कहा ठीक है, अगर आप चाहती हैं तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा टू रिजॉल्व मतलब सुलझाना, मैं इस मैटर को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा योर हाईनेस मतलब महारानी साहब, बट इसके लिए मुझे एक बहुत अच्छी अप्रोच मतलब एक अच्छा सा प्लान बनाना पड़ेगा, और मेरे को शायद टाइम लगे ताकि मैं एक राइट स्ट्रेटेजी मतलब एक अच्छा प्लान बना सकूं। ठीक है, तो क्वीन का क्या था, महारानी भी लाइक अब तो मेरी आखिरी उम्मीद तुम ही बची हो, वो मान गई, और उन्होंने तेनालीरामा को थैंक्स करा कि थैंक यू तुम मेरी इतनी मदद कर रहे हो, तो उन्होंने तेनालीरामा का थैंक्स किया। अब अगले दिन क्या हुआ, रॉयल कोर्ट वॉज बसलिंग, बसलिंग मतलब चहल पहल हो रखी थी एक्टिविटीज की, जो मिनिस्टर्स थे मतलब मंत्री थे, स्कॉलर्स थे मतलब जो विद्वान लोग थे, कोर्टर्स बाकी जो सभागार के लोग थे वो सब थे, और इट्स इंट्रिकेटली मतलब बहुत सुंदर रूप से जो वहाँ के पिलर्स थे, आप देखोगे पुराने जमाने की जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उनमें कितनी अच्छी कारीगरी की होती है, कितने अच्छे अच्छे डिजाइन बने होते थे, यहाँ पे वही है। तो वहाँ पे इतने सुंदर सुंदर पिलर्स थे उस कोर्ट रूम में, कोर्ट रूम मतलब सभागार में, और जो विंडोज खुली हुई थी वहां से सनलाइट अंदर आ रही थी। एग्जीक्यूट मतलब जो एकदम सुंदर और एकदम ऐसा लगता है ना कि सिंगल पीस हो, वैसा रग रग मतलब कारपेट जो कालीन होता है वो, उसकी वजह से जो रोशनी आ रही थी कालीन एकदम चमक उठ रहा था। पर इतनी हलचल तो थी वहां पे क्योंकि सब लोग काम कर रहे थे। राजा अपने ऑर्नेट मतलब मणियों से जड़े हुए, हीरो से जड़े हुए, पहले तो राजाओं के सिंहासन भी तो अच्छे सुंदर सुंदर जड़े हुए होते थे अच्छे अच्छे डिजाइन के, पर राजा तो ऐसे बैठे थे कि उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ा और वो पूरे रूम को देख रहे थे, और ये साफ समझ आ रहा था कि जो उनकी रानी से लड़ाई हुई है उसकी वजह से उनके ऊपर बहुत फर्क पड़ा हुआ है, इसकी वजह से वो बहुत परेशान है। ठीक है, ठीक है। अब जो कोर्ट में डिस्कशन चल रहा था वो किस बात पे चल रहा था, वो इस बात पे चल रहा था पैडी, पैडी मतलब चावल, कि चावल की जो खेती है पूरे एम्पायर में उसे कैसे बढ़ाया जाए। अब एक एक करके किसकी खेती बढ़ानी थी पहले तो ये बताओ, चावल की। तो एक एक करके सारे मिनिस्टर्स खड़े हुए और उन्होंने अपने आइडिया प्रेजेंट करे। किसी ने कहा हम अपना इरिगेशन, इरिगेशन मतलब सिंचाई पानी का, इन सब का नेटवर्क बढ़ाते हैं। तो किसी ने कहा कि हम अच्छी खाद यूज करते हैं, मैन्योर मतलब खाद यूज करते हैं, कि हम और अच्छी खाद यूज करते हैं। अब सब अपने सजेशन दे रहे थे और तेनालीरामा शांत से खड़े होकर सबको देख रहे थे। ठीक है, अब किंग ने कहा रामा को, अब किंग ने बोला रामा तुम भी कुछ सजेशन दो। ठीक है, अब सब लोग रामा की तरफ देखने लग गए कि अब रामा तेनालीरामा क्या सजेशन, क्योंकि सबको पता है वो बहुत बहादुर थे और सबको ये लगा कि वो कुछ ना कुछ तो अच्छा सोच के आए होंगे। अब रामा ने क्या करा, वो गए थ्रोन मतलब जो महाराजा के सिंहासन है उसके पास गए और उन्होंने एक प्लेट में पैडी से मतलब चावल के बीज ले रखे थे। उन्होंने बोला कि महाराज महाराज ये ना रेवोल्यूशन मतलब एक नए टाइप के चावल के बीज है, अगर हम इसे बोएंगे तो जो ईल्ड मतलब जो चावल की खेती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, वो 3 गुनी हो जाएगी, आपको पता है जितनी अभी मिल रही है। तो ऐसा करते करते उन्होंने महाराज को बताना शुरू करा
अब भाई पूरे कोर्ट में बातें शुरू हो गई, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। अब उनमें से देखो मंत्री और सभागार में तो लोग होते हैं, सबके अपनी अपनी खासियत होती है। एक सरकाज़म मतलब लोगों का मजाक उड़ाने वाला उसमें था, तो उसने बोला, मतलब ऐसे बोला कि लोगों को लगे वो विस्पर कर रहा है पर सबको सुनाई भी दे जाए, कि मैं सोचता हूँ क्या ये सच में मैजिक सीड्स है। अगली बार ये आएंगे और बोलेंगे कि महाराज तो ऐसे बीज है जो बिना पानी के उग जाएंगे। किसी और ने बोला शायद ना तेनालीरामा जी ने चांद से लेकर आए हैं। अब ये सब बात सुन सुन के लोग हंसने लग गए। तो महाराज ने बोला, महाराज थोड़े अनइम्प्रेस हुए कि क्या बातें कर रहे थे तेनालीरामा। उन्होंने बोला दैट साउंड्स एब्सर्ड, मतलब ये कैसी बात कर रहे हो, तो मुझे बिल्कुल इलॉजिकल सी बात लग रही है। ऐसी अब अगर तुम कह रहे हो ऐसी कोई खेती होती है तो इसके लिए स्पेशल सॉइल मतलब एक अलग प्रकार की मिट्टी चाहिए होगी, फिर खाद भी चाहिए होगी, कीड़े मकोड़े मारने के लिए रेपेलेंट्स भी चाहिए होंगे। रेपेलेंट्स मतलब जो कीड़े मकोड़ों को भगा दे। और अगर कुछ गलत हो गया तो कौन सफर करेंगे, हमारे किसान सफर करेंगे। तो रामा हंसा और ऐसा लग रहा था उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। पर उसने कहा महाराज आप सही तो कह रहे हो, पर जो इशू है वो इन बीजों में थोड़ी ना है, फिर तो ये उन लोगों में हुआ जो ये बीज बो रहे हैं। अब सब सोचने लगे रामा क्या कह रहा है। एकदम सा सन्नाटा सा छाने लग गया पूरे कोर्ट में। A hush fell over the court, मतलब एकदम सन्नाटा छा गया पूरे कोर्ट में। और भाई रामा के तो सबने शब्द सुने। अब किंग थोड़े परेशान हो गए। उन्होंने क्या, जो बीज बो रहा है उसमें क्या गलत है रामा, तुम साफ शब्दों में बोलो, तुम कहना क्या चाहते हो। तो रामा ने सबको देखा और उसने देखा सब उसे एकदम डाउटफुल नजरों से देख रहे हैं। स्पेक्टिकल मतलब डाउटफुल की ये कैसी बात कर रहे होता है ना, किसी को ऐसी निगाहों से देखने, ये सही भी कह रहा है गलत कह रहा है क्या कह रहा है, तो ऐसी नजरों से सब उसे देख रहे हैं। तो उसने बोला, रामा ने बोला कि अगर कोई बीज को बिना प्रॉपर केयर के उगाएगा, रीप मतलब उगाना, मतलब प्रॉपर केयर के उगाएगा, तो नो वन वुड रीप अ गुड हार्वेस्ट, तो किसी को एक अच्छी रीप मतलब मिलना, किसी को एक अच्छी खेती बाड़ी तो मिलेगी नहीं, अच्छी फसलें तो मिलेंगी ही नहीं। और इसने कहा और अगर जो व्यक्ति है उसे उबासी लेने की आदत होगी बोते बोते, तो जो बीज है वो अनइवन नहीं गिरेंगे, कोई कहीं कोई मतलब वो वासी लेते लेते बीज बो रहा है तो कोई बीज कहीं बोया जाएगा, कोई बीज कहीं बोया जाएगा। क्योंकि बीज बोते हैं तो एक होते हैं कि इक्वल डिस्टेंस पे बो, ताकि सबको ग्रो करने के लिए स्पेस आराम से मिले। तो उसने कहा तो बीज तो कैसे भी बोए जाते हैं। अब जो सब लोग थे वो हंसने लग गए, और जो पहले सरकाज़म मतलब पहले वो रामा की बात को मोक कर रहे थे, तो अब वो सोचने लग गए कि मतलब ये ऐसा क्यों कह रहा है, इसने यॉर्निंग की बात क्यों लाई। और वही रामा तो उन्हें देखने लग गया राजा को, और उसने बोला कि महाराज क्या इस दुनिया में कोई ऐसा है जो यौन ना करता हो, मतलब जो बासी ना लेता हो, ये तो सांस लेने जैसी एक नॉर्मल चीज है। अब जब रामा ने यह बात बोली तो महाराज को वो किस्सा याद आ गया कि हाँ कैसे जो मेरी वाइफ थी वो उन्होंने बासी ली थी और मेरी उनसे लड़ाई हो गई थी और मैंने उनको कितना डांटा था, और फिर उन्हें लगा कि हाँ मैंने उनके साथ बहुत गलत करा है, फिर मतलब बहुत गलत करा है। और उनको रियलाइज हुआ कि अगर मुझे पहले पता होता योनि मतलब उबासी लेना अनादर करने का सिग्नल नहीं है, अनादर करने का साइन नहीं है, कि वो मेरा अनादर नहीं कर रही थी, तो मैं उनकी इस गेस्चर को मतलब मैं उनकी इस हरकत को इतना पर्सनली नहीं लेता, मैं उनसे नाराज नहीं होता। शाम को क्या हुआ, महाराज को अब अपनी गलती का एहसास हो गया, तो वो कहाँ गए, रानी के पास माफी मांगने। तो वो गए, बोला तिरुलंबल, अब वो बहुत प्यार से रानी से बात करते कि तिरुलंबल मैं बेवकूफ था, मुझे अब समझ आया कि मैंने बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया है, मैंने अपने घमंड में मैं अपने गुरूर में इतना अंधा हो गया था, मुझे माफ कर दो। तो वो रानी से माफी मांगने गए। अब क्वीन तो भाई चाह रही थी राजा के उनसे बात करे, तो उन्होंने कहा अगर आप चाहते हैं तो ठीक है, हम इस झगड़े को पीछे छोड़ देते हैं और मैं आपकी कविता को अब सुनूंगी, अब आप मुझे अपनी कविता सुनाओ, मैं आपकी कविता अब अच्छे से सुनूंगी। रामा हुआ ऑर्केस्ट्रेटेड मतलब अरेंज करना, मतलब रामा ही तो था जिसने सुलह करवाई थी, तो रामा बहुत खुश हुआ और उसे अपने ऊपर गर्व महसूस हुआ, हाँ मैं जीत गया, मैंने राजा रानी की सुलह करवा दी।
और बाद में जो राजा रानी थे उन्होंने उसे बहुत सारे वैल्यूएबल गिफ्ट्स दिए और उनका रोड जो राजा रानी का रिश्ता है वो फिर से ठीक हो गया और जो पैलेस एक वक्त शांत था वो फिर से खुशी और हंसी से भर गया। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो ये इस बारे में था कि कैसे तेनालीरामा की बुद्धि से उन्होंने राजा रानी के बीच की सुलह करवा दी और कैसे राजा को भी बिना डायरेक्ट बोले उनको उनकी गलती का एहसास करवा देंगे कि कैसे यौन करना एक डिसरिस्पेक्ट का सिंबल नहीं था, रानी उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही थी। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। तो ये एक छोटी सी रिडल्स है जो आपकी बुक में ही दे रखी है। तो ये आपका एक होमवर्क टास्क है। इस रिडल्स के आंसर भी आपको कमेंट में मिल जाएंगे। पहले आप अपना कमेंट करना, फिर आपको इस रिडल्स के आंसर कमेंट सेक्शन में मिलेंगे। तो रिडल क्या है? आई कैन बी ए फ्रेंड और अ फो। मैं आपका दोस्त भी हो सकता हूँ, दुश्मन भी हो सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू यूज मी। उस बात पे डिपेंड करता है कि आप मेरा इस्तेमाल कैसे कर रहे हो। मैं आपको खुशी भी ला सकता हूँ और आपको पेन मतलब दर्द भी ला सकता हूँ। मैं कौन हूँ? अगली, ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा आपकी आंखों के आगे होती है पर आप उसे देख नहीं सकते? अगला, मैं नापा जा सकता हूँ, आई कैन बी मेजर्ड। मैं नापा जा सकता हूँ पर मुझे छू नहीं सकते। मैं बिताया जा सकता हूँ, मैं खर्च करा जा सकता हूँ बट मैं बचाया नहीं जा सकता। मैं क्या हूँ? ऐसी कौन सी चीज है जो आपको दूसरों से शेयर करनी पड़ेगी इससे पहले कि आप उसे अपने पास रख सके? तो ये पजल्स है, बहुत इजी सी रिडल्स है। मुझे पता आप लोग इसका आंसर बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, तो मैं कमेंट सेक्शन में आप लोगों के आंसर्स का वेट करूंगी। तो आज के लिए हमारी क्लास में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी और कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझना है तो आप उसके लिए भी मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। बाकी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो जाए और इस इंटरेस्टिंग तरीके से वो भी पढ़ सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आगे मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूंगी उसके बारे में आप लोगों को जल्द से जल्द पता चल जाए। ठीक है, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय।